तो बाबा साहब कभी संविधान सभा में नहीं जा सकते थे। बाबा साहब इस देश का जब संविधान, भारत का जब, मुझे तो आप लोगों के ग्रेटिट्यूड से, मैं भारत में ही हूं, इसलिए मैं इस देश का ही कर रहा हूं। मुझे सही में, मैं आ रहा था, मैं साइंस सर से पूछा, साइंस सर फिर मुझे भारत में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, मैं आपके यहाँ आ रहा हूं। अरे आपका मीडिया आपके बारे में इतना नहीं बताता होगा जितना हमारा मीडिया आपके बारे में बताता है। मैं कल से आप लोगों के न्यूज चैनल देख रहा हूं, एक बात नहीं है इंडिया की यहाँ पर कि इंडिया का जीडीपी इतना हुआ है, क्या इंडिया में ये बलात्कार हुआ है। हमारे यहाँ पर दिन भर पाकिस्तान, दिन भर। मैं तो आप लोगों को दोषी मानूंगा, आप लोगों को दोषी मानूंगा। हमारे यहाँ पर जो सरकार बनी है ना, वो आप लोगों की वजह से बनी, आप लोगों की वजह से। अगर बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में फटाके फूटने, ये क्या बात है। पाकिस्तान का डर बता कर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया। पाकिस्तान का डर बताकर आज भी इंडिया में कोई भी चैनल लगा, सिर्फ पाकिस्तान ही बताएंगे, पाकिस्तान में ये किया, पाकिस्तान ने वो किया। पाकिस्तान का डर बता कर ये मीडिया वहां पर काम करता है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान दिया, लेकिन एक हमारे यहाँ पर टेररिस्ट है जिसने मालेगांव का बॉम्बस्फोट किया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसके हाथ में संविधान है। 40% ऑफ बीजेपी MPs आर, वो एक्यूज है रेप के, उनके हाथों में संविधान है। तो क्या ये लोग भारत के संविधान को संविधान के अनुसार चलाएंगे? ऐसे लोगों के हाथों में भारत का संविधान है, ऐसे लोगों के हाथों में भारत का संविधान आज है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था संविधान कोई काम का नहीं होगा अगर उसको चलाने वाले लोग लायक ना हो। आज भारत के मीडिया में, इंडियन मीडिया में जीडीपी के ऊपर चर्चा नहीं होती इंडिया के। वो जीडीपी की, पाकिस्तान के जीडीपी के बारे में पता होगा, लेकिन इंडिया की जीडीपी के बारे में पता नहीं है। मैं आपको, सर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। 1930, 31, 32 में 3 साल ये कॉन्फ्रेंस चली, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इंडिया को आजादी 1932 में ही मिलने वाली थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब को बुलाया गया, गांधी का एटीट्यूड ये था कि अगर अछूतों को बुला रहे हो तो हम नहीं आएंगे, हम बॉयकॉट करते हैं आपके कॉन्फ्रेंस पर। गांधी ने बॉयकॉट कर दिया, अंग्रेजों ने कहा नहीं आते तो ठीक है, हम ऐसे ही कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग वहां पर थी, सर आगा खान इनके डेलीगेशन के साथ, सिखों का डेलीगेशन वहां पर था, क्रिश्चियनों का डेलीगेशन था, और डिप्रेस क्लासेस से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत का नेतृत्व कर रहे थे। और जब बाबा साहब ने अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पर जो हक और अधिकार बाबा साहब अंग्रेजों से मांग रहे थे, ब्रिटिशों से मांग रहे थे, वो भारत के लोगों के लिए हासिल कर रहे थे। ये बातें टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का हमारा एक पेपर है, वहां पर छप रही थी। गांधी को पता चला, अरे मैं वहां नहीं होने की वजह से बाबा साहब तो भारत के लोगों के लिए हक और अधिकार अंग्रेजों से लेकर आ रहे हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने सोचा, हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को बुलाया था, वो तो आए नहीं, अब अगर पहले कॉन्फ्रेंस में कोई आए नहीं तो दूसरे कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाएंगे। तो अंग्रेजों ने सोचा, पहले पर तो ये आए नहीं, दूसरे में बुलाने का कोई मतलब होता नहीं है, तो उन्होंने उनको इनवाइट ही नहीं किया, गांधी जी को इनवाइट ही नहीं किया। जब इनविटेशन था तब उन्होंने बॉयकॉट किया, और जब इनविटेशन नहीं था, बिना इनविटेशन के गांधी लंदन चले, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चले। और वहां पर उनका एक ही काम होता था, जो हक और अधिकार, जो राइट्स बाबा साहब इंडिया के लोगों के लिए मांगा करते थे, गांधी उठकर खड़े होते और उन्होंने वो कहते और वो विरोध करते। अब दोनों भी बैरिस्टर हैं, गांधी इज ऑल्सो बैरिस्टर एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज ऑल्सो बैरिस्टर। दो बैरिस्टर लोगों में ये युद्ध चल रहा था, दो बैरिस्टरों में ये युद्ध चल रहा था, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर गांधी को बहुत बड़े पैमाने पर मात दे रहे थे। क्यों दे रहे होंगे? आपको अगर अनाउंस करना है
अब दोनों भी बैरिस्टर हैं, लेकिन गांधी बाबा साहब से जीत नहीं पा रहे थे। आपको पता है क्यों नहीं जीत पा रहे थे? क्योंकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी 10वीं में 4 बार फेल होने के बाद बैरिस्टर बने और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बीएससी, एमएससी, बीएससी, बैरिस्टर। इसलिए गांधी का विरोध ज्यादा चला नहीं। उन्होंने वहां पर एक षड्यंत्र किया। मुस्लिम लीग के माध्यम से जो डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन को खाना खाने के लिए बुलाया। जहां पर गांधी रुके थे वहां पर खाने का इनविटेशन दिया और इनविटेशन देने के बाद गांधी ने एक पेपर पे 14 राइट्स, 14 हक और अधिकार जो मुस्लिम लोगों को आज भी भारत में नहीं है, वो गांधी ने पेपर पे लिख के दिया और साइन कर दिया और कहा ये सारे अधिकार मैं आपको देता, ये सारे अधिकार मैं आपको देता। अब मुस्लिम लोगों ने वो पेपर लिया, पेपर पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा गांधी ये जाति से बनिया आदमी है। बनिया, डू यू नो बनिया? ट्रेडर्स। ये जाति से बनिया है, अगर हमको कुछ दे रहा है तो दूसरे हाथ से कुछ लेगा जरूर। तो मुस्लिम डेलीगेशन ने पूछा कि गांधी जी इसके बदले में आपको क्या चाहिए? तो गांधी जी ने कहा कि कल सुबह जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर अपने चेयर से उठ के जो जो हक और अधिकार उनके लोगों के लिए मांगने वाले हैं, आपको उसको विरोध करना होगा। आप विरोध कीजिए। मुस्लिम डेलीगेशन ने कहा कि गांधी जी, डिप्रेस्ड क्लासेस, अनटचेबल्स और इंडिया के, भारत के लोगों के हक और अधिकार में से अगर आप हमको कुछ देना चाहते हो तो हम वो कतई स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे दिन ये मुस्लिम बाबा साहब अम्बेडकर जी के साइड से खड़े हुए और हम लोगों को कम्युनल अवार्ड जारी हुआ। कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट, हमारी सेपरेट सेटलमेंट्स, ये सारे अधिकार हमको दे दिए गए थे। 1932 में ही दे दिए गए थे। बाबा साहब जीत गए थे वहां पर। गांधी ने कहा कि अगर इनको राइट्स देते हो तो मैं मेरी जान जाने तक मैं अनशन करूंगा, लेकिन इनको मिलने नहीं दूंगा। गांधी इंडिया आ गए। इंडिया में आते ही उनको अरेस्ट कर लिया। वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब भूख हड़ताल पर बैठ गए, मरने की नौबत आ गई। गांधी के समर्थकों ने गांधी से सवाल किया, गांधी जी आप इतने महान हैं, आपका जीवन इतना महान है, आप ये तुच्छ अछूतों के लिए अपना जीवन क्यों जान पर लगा रहे हो, दांव पर लगा रहे हो? अपनी जान क्यों दांव पर लगा रहे हो? छोड़ दो, इन लोगों को जो मिल रहा है मिलने दो। गांधी जी ने जो जवाब दिया, गांधी जी का सेक्रेटरी हुआ करता था देसाई नाम का, उसकी डायरी है देसाई डायरी। उस देसाई डायरी में वो जवाब लिखा। वो जवाब क्या है पता? गांधी कहते हैं कि तुमको पता नहीं बाबा साहब क्या लेकर आए हैं, तुमको पता नहीं बाबा साहब क्या लेकर आए हैं। हम भारत के आजादी का आंदोलन कर रहे हैं, हम भारत को आजाद करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर कल भारत आजाद हो जाता है और बाबा साहब के पास ये राइट होते हैं और कल को मुस्लिम और दलित एक हो जाते हैं, मुस्लिम और दलित गुंडे एक हो गए, तो भारत का प्रधानमंत्री हमारा नहीं होगा, इनका होगा। ये डर था गांधी को कि मुस्लिम और दलित अगर एक हो गए तो भारत पे राज मुसलमानों का और दलितों का होगा, ब्राह्मणों का नहीं होगा। और इसलिए इन लोगों ने हमको अलग अलग कर दिया। और आज भी वही समस्या हम लोगों के पास है। आज मैंने आप लोगों को संविधान का बताया कि संविधान की वजह से कितनी चेंजेस हम लोगों में आई है, लेकिन आज फिर से वही कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट है। संविधान को फिर से हटाने की कोशिश भारत के पार्लियामेंट में शुरू हो चुकी है। और ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं कहता, बता रहा। और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस की, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस चेलामेश्वर और जस्टिस गोगोई, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर्ड हुए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पब्लिकली ये कहा कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है।
देखो, मैं कभी कभी मैं भारत में ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान का एक कोर्ट, पाकिस्तान का जज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को शिक्षा दे सकता है, पाकिस्तान का हाई कोर्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को शिक्षा कर सकता है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमको कहते हैं कि भारत का संविधान बचाओ। हम सोचते हैं फिर आप क्यों बैठ रहे हो उस चेयर पर? अगर हमको बचाना है, लोकतंत्र हमको बचाना है, then why you are occupying that seats? भारत का, अब हमारे यहाँ पर जैसे आप लोगों के यहाँ पर कल कोई एडवोकेट्स का संघर्ष चल रहा था, हमारे यहाँ पर अभी एक हफ्ते पहले एडवोकेट्स का स्ट्राइक हुआ। सारे एडवोकेट्स रास्ते पे, वी वांट जस्टिस। मैं सोच रहा था अगर इनको न्याय चाहिए तो हम न्याय किनसे मांग रहे थे? उनको प्रोटेस्ट करने के बाद पुलिस ऑफिसर का प्रोटेस्ट शुरू हो गया, वी वांट सिक्योरिटी। पुलिस भी आंदोलन कर रही है, नेता सारे आंदोलन कर रहे हैं। ये इंडिया की डेमोक्रेसी, ये कोई हमारा चैनल नहीं दिखा रहा। हमारा चैनल आज देखो इंडिया की डेमोक्रेसी, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं आपको डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं। जैसे ये हॉल है, ये हॉल अगर ये 4 पिलर ना हो तो ये गिर जाएगा। उसी तरह से डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं। एक जुडिशरी, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट। सेकंड, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर आपके ऑफिसर्स बैठते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स, जो इंडिया के लिए पॉलिसी बनाते हैं। यह है आपका सेकंड पिलर, एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पिलर है मीडिया, और फोर्थ पिलर है आपका पार्लियामेंट या आपका विधानसभा, लोकसभा। ये है आपके 4 पिलर। अब ये है भारत के डेमोक्रेसी के 4 पिलर। अब इन चारों पिलरों पर आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। आरएसएस का कब्जा हो चुका है। मेरी ये इंडिया में मांग है, ये इंडिया में हमेशा मैं मांग करता हूं कि इस देश का, भारत के देश का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो वो आरएसएस है, और उसको बैन करना चाहिए। ये बैन होना चाहिए आरएसएस। ये मांग मैंने यूनाइटेड नेशंस में भी की, मैंने पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भी की कि आरएसएस इंडिया का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये चारों डेमोक्रेटिक पिलर्स पे ये जाकर हावी हो गए। अब पूरा मीडिया दिन भर मोदी 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 वही करता रहता है। भारत में दूसरा आदमी ही नहीं रहता, एक ही आदमी रहता है मोदी, एक ही आदमी, दूसरा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में हमारे 2 बच्चों को जो रास्तों के ऊपर डिफेकेशन कर रहे थे, उनको इतना पीटा गया कि 7-8 साल के बच्चे कितना मार सहन कर सकते हैं। 2 या 3 घंटे में उन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया। 2 बच्चों की हत्या हो गई, 2 बच्चे मर गए। अभी जय श्री राम अगर नहीं बोलते तो पीट कर 18 घंटे अबरार को मारा गया, उसमें ही वो मर गया। और अभी रिपोर्ट क्या आ गई पता है? वो हार्ट अटैक से मरा। वीडियो है, हम लोगों के पास वीडियो है कि उसको पीट रहे हैं, लेकिन कोर्ट कहता है हार्ट अटैक से मरा। कोर्ट कह रहा है। किससे अपेक्षा करोगे आप लोग? मीडिया हमारा नहीं, जुडिशरी सिस्टम। वकीलों की बात नहीं करूंगा, जजेस की बात करूंगा। अमित शाह का नाम आपने सुना है? इंडिया का होम मिनिस्टर है, किसी काल में ये वांटेड हुआ करता था। अमित शाह का मैटर जिस हाईकोर्ट के सीबीआई बेंच के सामने चल रहा था, जस्टिस लोया, उस जस्टिस लोया को नागपुर में बुलाया गया, एक फंक्शन के लिए बुलाया गया। 43 इयर्स का जस्टिस जज नागपुर में फंक्शन करने के बाद अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया। चलो किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन एक जज को, अगर अब यहां पर गवर्नर साहब आ रहे थे तो पहले सारा सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। सोचो जज को कितनी सिक्योरिटी होती होगी। एक जज जिस रेस्ट हाउस में रुका था, रात को 2 बजे हार्ट अटैक आता है, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई कलेक्टर नहीं, कोई नहीं, रिक्शा में डालकर उसको हॉस्पिटल में लेके गए, रिक्शा में डालकर।
चलो हॉस्पिटल रिक्शा में डालकर लेके गए। कौन से हॉस्पिटल में पता है? जिस हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन भी काम नहीं करती, ऐसे हॉस्पिटल में उनको लेकर जाया गया। जहां पर एक्सरे मशीन भी काम नहीं करती, वहां पर लेकर जाया गया और वहां से विदाउट किसी की परमिशन पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी घर पे डिलीवर कर दी गई। जो आदमी जजमेंट देने वाला था इंडिया के होम मिनिस्टर के केस में, वो एक ही रात में मार दिया जाता है। नेक्स्ट दिन दूसरा अपॉइंट होता है और दूसरा अपॉइंट होने के बाद विद इन आवर क्लीन चिट मिल जाती है। किससे अपेक्षा करने वाले हो? किससे उम्मीद करने वाले हो? जुडिशरी सिस्टम से। जुडिशरी सिस्टम के बाद पार्लियामेंट, सबसे ऊपर पद, पीएम से भी पद ऊपर है प्रेसिडेंट का। प्राइम मिनिस्टर से ऊपर एक पोस्ट होती है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पिछले 6 महीने पहले कौन सी वो मंदिर का नाम मैं भूल गया, कौन सा मंदिर है? राम मंदिर नहीं, ये शेड्यूल कास्ट का है, दलित है। ये हमारे मंदिर में कैसे आ रहा है? जगन्नाथपुरी, या जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए, ब्राह्मणों ने गेट पर आके उसको रोका, तो हमारे मंदिर में नहीं आ सकता। वो ब्राह्मणों ने उधर से ही बीवी के साथ उनको समेत धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आज तक उन ब्राह्मणों को अरेस्ट नहीं करवा पाया। जो प्रेसिडेंट खुद के लिए लाइन नहीं लड़ सकता, वो हमको क्या न्याय देगा? पूरी डेमोक्रेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया, पूरी भारत की लोकतांत्रिक जो कंडीशंस है वो डिस्ट्रॉय होने के ऊपर है। और फिर से भारत में मनुस्मृति का कानून लागू करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। कल सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया। जिस यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने, मैंने पिछले 2 महीने पहले नवंबर में 5 नवंबर को जाकर मैंने वॉशिंगटन डीसी में मेमोरेंडम दिया है इंडिया से कि किस तरह से डेमोक्रेसी को खतरा है। और आज मुझे रिजल्ट मिला है। विद इन अ मंथ यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने ये बात कह दी है कि बीजेपी और इंडिया के लीडर्स को उनके ऊपर प्रतिबंध लाया जाए, सैंक्शंस लाया जाए। मैं ये सारा काम पूरे भारत के बाहर से कर रहा हूं। मुझे भारत के बाहर धमकी मिलती है। क्या मिलती है? इंडिया में आने के बाद आपको देशद्रोही बोलेंगे, आपको देशद्रोही करार करेंगे। आज भी मेरा पाकिस्तान में ये स्पीच हो रहा है, इंडिया जाने के बाद मुझे बोलेंगे ये देशद्रोही है। बीजेपी अभी सर्टिफिकेट्स बांटने का काम करती है। जो गाय को माता बोलेगा वो देशभक्त। हम लोग तो इतना डरे हुए हैं, गाड़ी भी चलाते हैं ना, मैं कहा कोई आदमी उड़ाता है तो उड़ा दो, गाय को टच मत करो। जय श्री राम अब एक टेरर स्लोगन बन गया है। टेरर स्लोगन बन गया, लोग डरने लग जाते हैं। हमारे बच्चे अगर बाजू के घर में आरती हो रही होती है, फिर वो लोग आरती में बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो बच्ची पूछती है बाजू में किसी को पीट रहा है क्या? ये आज सारा माहौल देश में है। मैं बाकी के भी वक्ता यहाँ पर है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अम्बेडकरवाद। आप लोगों ने कहा कि अम्बेडकरवाद क्या है। आज हम लोग यहाँ पर बाबा साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आप लोगों को एक किस्सा बाबा साहब का बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अम्बेडकरवाद, देखो इसको अगर आपको समझना है, मैं आपको गांधी का एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तब वकीली किया करते थे, और जब वो वकीली किया करते थे तो सूट बूट टाई कोट में वहां पर रहते थे। तो गांधी जी को साउथ अफ्रीका के लोगों ने भगाया कि ये यहाँ पर रेसिज्म करते हैं, काला गोरा करते हैं। तो साउथ अफ्रीका के लोगों ने गांधी जी को साउथ अफ्रीका से भगा दिया। फिर गांधी जी भारत में आए। भारत में आने के बाद उन्होंने अपने एक लीडर से, अपने एक गुरु से कहा कि मुझे भारत में एक बहुत बड़ा नेता बनना है, लीडर बनना है, मुझे क्या करना होगा? तो उन गुरु ने कहा गांधी जी आप एक काम करो, पहले पूरे भारत का दौरा करके आओ, पूरे भारत का दौरा करके आओ। गांधी जी पूरे भारत का दौरा करके आए। उन्होंने देखा और गुरु को पूछा, अरे भारत के लोग तो भूखे नंगे हैं, इनके बदन पर कपड़े भी नहीं है। तो गुरु ने कहा अगर इनका नेता बनना चाहते हो तो खुद भी नंगे हो जाओ।
सूट बूट टाई कोट पहनने वाले गांधी, उन्होंने सूट निकाला, शर्ट निकाली, पैंट निकाली, टाई निकाली और वो धोती पहनना शुरू कर दिया। फिर वो भारत के लोगों के सामने गए। भारत के लोगों ने देखा, अरे हम भी नंगे, ये भी नंगा, हमारा मसीहा आ गया। गांधी देखते देखते महात्मा बन गए और फिर बाबा साहब का उदय हुआ, बाबा साहब का राइज हुआ इंडियन पॉलिटिकल सोशल फ्रंट पे। बाबा साहब ने देखा, अरे हमारे लोग भूखे हैं, नंगे हैं। बाबा साहब की आर्थिक परिस्थिति नहीं थी, उनके घर में इतनी, हमारे घर में सिर्फ एक रोटी बना करती थी और 8 लोग खाने वाले होते थे। घर में पैसे भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन इन हालातों में बाबा साहब ने कोट पहनना शुरू कर दिया, कोट पहनना शुरू कर दिया और बाबा साहब समाज के सामने गए। इसलिए मैं अंबेडकरवाद आप लोगों को समझाना चाहता हूं। अंबेडकरवाद ये किसी कास्ट के लिए नहीं है। बाबा साहब का काम एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं, रिलीजन के लिए नहीं, ना तो किसी नेशन के लिए है। बाबा साहब का काम पूरे ह्यूमैनिटी के लिए है, पूरे इंसानियत के लिए है। इसलिए अंबेडकरवाद क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। नंगे को देखकर नंगा हो जाना ये गांधीवाद है। नंगे को देखकर नंगा हो जाना ये गांधीवाद है, लेकिन नंगे को देखकर उसको सूट बूट टाई कोट में लाना ये अंबेडकरवाद है। और इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए मुझे जो अम्बेडकर सोसाइटी फॉर साउथ एशिया सभी पदाधिकारियों ने बुलाया, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। फिर से मैं आप लोगों को फिर से जाते जाते मैं आप लोगों को सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और सल्यूट करता हूँ।